नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 300 गज में फैली उस कोठी में 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम भूतल पर था। 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम पहली मंजिल पर था। दाएं हिस्से में एक लंबी ओपन गैलरी कोठी के पीछे के हिस्से में बने गैराज तक गई थी। ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां अंदर से भी थी और बाहरी गैलरी से भी। इस कोठी में एक ही परिवार रहता था। इस परिवार में मात्र 4 सदस्य थे। नरेश सेठी, उनकी पत्नी पूर्णिमा सेठी और नौकर रामकिशन उर्फ रामू। नरेश सेठी का एकमात्र 8 साल का बेटा मसूरी के किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था और बोर्डिंग में रहता था। पूर्णिमा सेठी का शव ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम में डबल बेड पर पड़ा मिला था। उसे गला घुटकर मारा गया था। जिस चुन्नी से पूर्णिमा का गला घुटा गया था वो उसी की थी और उसके गले में ही लिपटी मिली थी। पता चला कि पूर्णिमा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक घर में अकेली थी। उसका पति नरेश सेठी अपने ऑफिस गया हुआ था और नौकर रामू कन्नाट प्लेस। इसी बीच किसी समय पूर्णिमा का कत्ल हुआ था। पूर्णिमा का शव सबसे पहले दोपहर के 1:30 बजे नौकर रामू ने ही देखा था। उसी ने शोर मचाकर पास पड़ोस के लोगों को बुलाया था। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को सूचना दी थी। जिस समय एसपी साहब मौके पर पहुंचे थे उस समय पूर्णिमा का पति नरेश आ चुका था और इंस्पेक्टर उसी से पूछताछ कर रहे थे। नरेश ने बताया कि वो सुबह 9 बजे घर से निकला था। रास्ते में उसे 2-3 जगह पर जाना था। वहीं से होता हुआ वो 1:45 बजे ऑफिस पहुंचा था। 2 बजे उसे ऑफिस में ही पूर्णिमा की हत्या की सूचना मिली थी। पूछताछ में रामू ने बताया कि वो सुबह 9:30 बजे घर से निकला था। उसे पहले जमुना पार शकरपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर जाना था और उसके बाद कन्नाट प्लेस की एक ट्रैवल एजेंसी से मैडम का मुंबई का हवाई टिकट लेकर वापस लौटना था। ये काम करके वो 1:30 बजे कोठी पर लौटा। उस समय कोठी का मुख्य द्वार बंद था पर अंदर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। मैडम नीचे दिखाई नहीं दी तो वो ऊपर पहुंचा। वहीं उसने बेडरूम में मैडम का शव देखा था। घर में ना तो किसी प्रकार की लूटपाट हुई थी और ना ही कोई चीज गायब थी। संघर्ष का भी कोई चिन्ह नहीं मिला। अलबत्ता जिसमें पूर्णिमा का शव मिला था उसी बेडरूम में बेड के पास कमीज का गुलाबी रंग का एक बटन जरूर पड़ा मिला। बटन रामू की उसी कमीज का था जो वो पहने हुए था। रामू को स्वयं नहीं पता था कि उसकी कमीज का एक बटन गायब है। इंस्पेक्टर ने इस ओर उसका ध्यान दिलाया तो वो चौंका। उसने बताया कि सुबह कमरे की सफाई करते समय बटन टूटा होगा। रामू शादीशुदा था। वो उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर का रहने वाला था और पिछले 11 सालों से नरेश सेठी के घर में नौकरी कर रहा था। मात्र बटन के आधार पर उस पर शक करना बेईमानी था। एसपी साहब ने इंस्पेक्टर को साथ लेकर कोठी की दोनों मंजिलों का मुआयना किया। कोठी की छानबीन में पुलिस को ऐसी कई चीजें मिली जिसे जांच की दिशा दी जा सकती थी। ऐसी चीजें थी, फ्रिज के ऊपर रखा मिला एक बिल और कुछ खुले रुपए। बिल 440 रुपए का था और उसी के पास 10 रुपए खुले रखे थे। नरेश सेठी ने बताया कि वो बिल दूध का है। उस दिन महीने की 2 तारीख थी और 2 तारीख को ही दूध वाला बिल लेने आता था। बिल के अलावा पुलिस को ऐसी भी कुछ चीजें मिली जिन्हें मुद्दा बनाकर घटना की जड़ों को टटोला जा सकता था। चाय के 2 जूठे प्याले रसोई के सिंक में पड़े मिले थे और 2 ऊपर की मंजिल वाले ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर। इसके अलावा नीचे की मंजिल वाले ड्राइंग रूम के सोफे पर पुलिस को एक खूबसूरत सा पेन भी पड़ा मिला। वहीं पर साइड टेबल पर 2 किताबें और एक आधी लिखी नोटबुक रखी थी। दोनों ही किताबें इंग्लिश की थी और नोटबुक में भी अंग्रेजी में ही लिखा था। पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्णिमा मदन भाटिया नाम के एक ट्यूटर से अंग्रेजी बोलना सीख रही थी जो उसे रोजाना 11 से 12 बजे के बीच में पढ़ाने आता था। सोफे पर मिले पेन को पूर्णिमा का पति नरेश तो नहीं पहचान पाया। अलबत्ता रामू ने उस पेन को पहचान कर बताया कि उस तरह का पेन मदन भाटिया अपनी जेब में लगाए रहते थे। सिंक और ऊपर की मंजिल वाले ड्राइंग रूम की टेबल पर मिले प्यालों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि चाय 2 बार बनाई गई थी और दोनों बार नीचे की मंजिल वाली रसोई में ही बनी थी। पूर्णिमा ने दोनों बार चाय एक ही व्यक्ति के साथ पी या फिर अलग अलग व्यक्तियों के साथ, ये कहना मुश्किल था।
ऊपर की मंजिल पर पूर्णिमा सेठी किसी खास व्यक्ति को ही साथ ले जा सकती थी। प्यालों से ये भी संदेह हुआ कि पूर्णिमा सेठी की हत्या संभवतः दूसरी बार चाय पीने के बाद चाय पीने वाले व्यक्ति द्वारा की गई हो। 9:30 बजे से 1:30 बजे के बीच हुई हत्या की वारदात के लिए पुलिस ने 5 लोगों को संदेह के दायरे में रखा। ये थे रामू, मृतका का पति नरेश सेठी, दूध वाला शंकर और ट्यूटर मदन भाटिया। 5वें नंबर पर उस शख्स पर संदेह किया जा सकता था जिसके साथ पूर्णिमा ने ऊपर के ड्राइंग रूम में चाय पी थी। इन 5 में से सबसे ज्यादा संदिग्ध रामू लगा। वो काफी घबराया हुआ भी था, जिससे उस पर संदेह और भी बढ़ा। पुलिस ने रामू से पूछा, तुम कहाँ सोते हो? पहली मंजिल के जिस बेडरूम में मैडम का शव मिला है उसी के बराबर वाले बेडरूम में सोता हूँ। कोठी में सर्वेंट क्वार्टर ना होने की वजह से मालिक ने वो कमरा मुझे दे रखा है, रामू बोला। रामू पर शक था, इसलिए पुलिस ने उसके कमरे में जाकर देखा जिस कमरे में रामू सोता था। ये 8x10 का बेडरूम था और उसमें सिंगल बेड पड़ा हुआ था। सामान्य सजावट के नाम पर उस कमरे में कुछ भी नहीं था, अलावा रामू के कपड़ों और जरूरत की दूसरी चीजों के। बेड के साथ वाले शोकेस में एक औरत और बच्चों का सादा सा फोटो फ्रेम रखा था। वो रामू की पत्नी और बच्चों का फोटो था। पुलिस ने रामू के बेड को गौर से देखा तो पुलिस को लगा कि उस कमरे में जरूर कुछ न कुछ अस्वाभाविक घटा है। रामू के कमरे का मुआयना करने पर खिड़की में लाल रंग की टूटी हुई चूड़ी का एक टुकड़ा मिला। पूर्णिमा सेठी के दोनों हाथों में कोई चूड़ी नहीं मिली थी। पुलिस ने चूड़ी के उस टुकड़े को सावधानी पूर्वक उठा लिया। जिस खिड़की में टुकड़ा मिला था वो पीछे की ओर गली में खुलती थी। कुछ सोचकर पुलिस कोठी के बाहर आई और आस पड़ोस की 2-3 कोठियों का चक्कर काटकर पीछे वाली गली में पहुंची। पीछे वाली गली से पुलिस को रामू के कमरे की वो खिड़की नजर आ गई जिसमें चूड़ी का टुकड़ा मिला था। पुलिस ने उस खिड़की के नीचे गली में खोजबीन की तो लाल चूड़ियों के वैसे ही 8 टुकड़े मिल गए। सारे टुकड़े एकत्र करके पुलिस ने कागज में रख लिए। पुलिस ने टुकड़े नरेश सेठी को दिखाकर पूछा, ये टुकड़े तुम्हारी पत्नी की चूड़ियों के हैं? नहीं, नरेश ने 2 टूक जवाब दिया। मेरी पत्नी कांच की चूड़ियां विशेष अवसरों पर ही पहनती थी। लाल रंग की चूड़ियां तो उसने कभी पहनी ही नहीं। रामू 27-28 साल का था। लगभग इतनी ही उम्र की पूर्णिमा सेठी भी थी। ऐसी स्थिति में संदेह के लिए कई बातें सोची समझी जा सकती थी। पुलिस ने रामू को चूड़ियों के टुकड़े दिखाकर पूछा, पहचानते हो इन्हें? तुमने ही खिड़की से बाहर फेंके थे। जी नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं, थाने चलकर हम पता लगा लेंगे। पुलिस ने उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला तो वो रोने लगा। साहब जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस घर में 11 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं इस परिवार का बुरा नहीं सोच सकता। नरेश सेठी पत्नी की असमय मौत के गम से व्यथित थे। फिर भी उसने रामू को तसल्ली दी, समझाया, डर मत, पुलिस को अपना काम करने दे। पुलिस ने नरेश सेठी से पूछा कि क्या उसे रामू के सकरपुर और कनाट प्लेस जाने की बात मालूम थी। उसने बताया कि इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं थी। अलबत्ता ये जरूर मालूम था कि पूर्णिमा को 5 अगस्त को मुंबई जाना है और इसके लिए उसने कनाट प्लेस की किसी ट्रैवल एजेंसी को टिकट का इंतजाम करने को कहा था। पुलिस ने रामू से उसके सकरपुर वाले रिश्तेदार और ट्रैवल एजेंसी का पता ले लिया। फिर वो टिकट देखा जो वो लेकर आया था। टिकट वास्तव में 5 अगस्त का ही था। पूर्णिमा मुंबई किस सिलसिले में जा रही थी? पुलिस ने जब ये सवाल नरेश सेठी से पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उस समय पुलिस के सामने रामू के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे पुलिस संदेह के दायरे में रख सके। इसलिए पुलिस रामू को पूछताछ के लिए थाने ले आई। चूड़ियों के टुकड़े, कमीज का बटन, सोफे पर मिला पेन, ड्राइंग रूम और सिंक में मिले चाय के प्याले, फ्रिज पर मिला दूध का बिल और पैसे आदि सभी चीजें पुलिस ने जांच के लिए कब्जे में ले ली। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करने के बाद पूर्णिमा सेठी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाना प्रभारी ने 2 सब इंस्पेक्टरों को बुलाया और उनमें से एक को कनाट प्लेस स्थित ट्रैवल एजेंसी और दूसरे को रामू के सकरपुर स्थित रिश्तेदार के यहाँ भेजा। शाम होते होते थाना प्रभारी को दोनों जगह की रिपोर्ट मिल गई। पता चला कि रामू 11:15 बजे अपने मौसा श्याम बाबू के यहाँ पहुंचा था। श्याम बाबू के पास रामू पौन घंटे के करीब रुका। उसके बाद वो कनाट प्लेस स्थित ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस पहुंचा। वहां वो 12 या 12:15 बजे पहुंचा था और 15 या 20 मिनट वहां पर रहा। फिर वहां से मैडम का एयर टिकट लेकर वापस लौट आया। रात को पुलिस ने रामू से पूछताछ की।
रामू के अनुसार उसने ना तो पूर्णिमा सेठी का कत्ल किया था और ना ही वो ऐसा सोच सकता था। पूर्णिमा को वो अपनी बहन मानता था। रामू ने बताया कि वो 1:30 नहीं बल्कि 1 बजे कोठी पर वापस लौटा था। उसे कोठी का मुख्य दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोलकर जब वो अंदर पहुंचा तो उसे सारे दरवाजे खुले मिले। उसने मैडम को पहले नीचे खोजा, लेकिन जब वो नीचे नजर नहीं आई तो वो ऊपर की मंजिल पर गया। ऊपर की मंजिल पर उसने मैडम को अपने कमरे में बेड पर पड़े देखा तो उसका माथा ठनका। मैडम ऊपर की मंजिल पर कम ही आती थी। उसके रूम में तो मैडम के आने का सवाल ही नहीं था। रामू ने बताया कि मैडम को 2 चीजें चमचमाती हुई रखने का शौक था, एक बाथरूम और दूसरा बेड। वो ना तो किसी के बेड पर बैठना पसंद करती थी और ना ही किसी को अपने बेड पर बैठाती थी। मैडम का रामू के बेड पर तो बैठने का सवाल ही नहीं था। वो समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। गौर से देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि मैडम मर चुकी है। उनके गले में जिस ढंग से चुन्नी लिपटी थी उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उन्हें गला घोटकर मारा गया था। पूर्णिमा सेठी की हत्या रामू के कमरे में उसी के बेड पर हुई थी। वो ये सोचकर डर गया था कि सब उसी पर शक करेंगे, वो पकड़ा जाएगा। सोच विचार कर उसने मैडम की शव को अपने कमरे से हटाने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने शव को नीचे वाली मंजिल में ले जाने की सोची, लेकिन पूर्णिमा सेठी चूंकि उससे काफी भारी थी इसलिए उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। अंततः उसने पूर्णिमा के शव को अपने कमरे से उठाकर दूसरे बेडरूम के बेड पर डालने का निश्चय किया। ऐसा ही उसने किया भी। शव को दूसरे बेडरूम में डालते समय ही उसकी कमीज का बटन भी टूट गया था, जिस पर बौखलाहट में वो ध्यान नहीं दे पाया था। इतना सब करने के बाद रामू ने अपने आप को सामान्य किया और फिर शोर मचाकर आस पड़ोस के लोगों को बुला लिया था। रामू से पुलिस ने रात को 12:30 बजे पूछताछ शुरू की थी, जो सुबह 4:30 बजे तक चलती रही। इस पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि रामू जो कह रहा है वो सच है। उसने अपने बचाव के लिए हत्या के सबूतों को अपने स्थान से हटाने और मिटाने का अपराध जरूर किया है, लेकिन वो हत्यारा नहीं है। अब सवाल ये था कि पूर्णिमा सेठी की हत्या रामू ने नहीं की तो किसने की है। रामू के बाद संदिग्धों की लिस्ट में पुलिस दूरिया शंकर, ट्यूटर मदन भाटिया और नरेश सेठी को रख सकते थे। रामू की गैर मौजूदगी में मदन भाटिया और शंकर कोठी पर आए थे। मदन भाटिया का पता पुलिस ने नरेश सेठी से ले लिया था। शंकर का पता उसके पास भी नहीं था। थाना प्रभारी ने इंस्पेक्टर से कहा कि वो सुबह होते ही एक हवलदार को इस निर्देश के साथ नरेश सेठी की कोठी पर भेज दे कि शंकर अगर दूध देने आए तो वो उसे थाने ले आए। सुबह थाना प्रभारी ने इंस्पेक्टर से कहा कि एक एसआई को मदनगिर स्थित भाटिया के घर भेजकर उसे बुला ले। मदन भाटिया की उम्र 32-33 साल थी। स्वभाव से वो सीधा सज्जन लगता था। थाना प्रभारी ने मदन भाटिया को सामने की कुर्सी पर बैठाकर पूछताछ की, कुछ सामान्य रूप से तो कुछ तीखे सवालों के साथ। मदन भाटिया के चेहरे और मन के भावों को समझने के लिए थाना प्रभारी उसके साथ सख्ती से पेश आए। पूर्णिमा सेठी की हत्या की बात सुनकर मदन भाटिया बेहद आश्चर्य में था। उससे बातचीत के दौरान पुलिस को ऐसा जरा भी आभास नहीं हुआ कि वो इस मामले में कहीं भी दोषी है। इसलिए थाना प्रभारी ने उसे पिछले दिन की सारी बातें बताने को कहा। मदन भाटिया ने बताया कि वो रोज की तरह गत दिवस भी 11:15 बजे नरेश सेठी की कोठी पर पहुंचा था। उसने घंटी बजाई तो रामू की जगह पूर्णिमा ने दरवाजा खोला। पता चला रामू कहीं बाहर गया हुआ था। मदन भाटिया पूर्णिमा के साथ अंदर गया और ड्राइंग रूम में सोफे पर जा बैठा। पूर्णिमा वहीं बैठकर पढ़ती थी। उसने मदन भाटिया को पानी पिलाया और किताबें तथा नोटबुक लेकर पढ़ाई के लिए आ गई। इत्तेफाक से पूर्णिमा पेन लाना भूल गई थी। वो पेन लाने के लिए उठी तो भाटिया ने उसे अपना पेन दे दिया। भाटिया ने लगभग पौने घंटे तक पूर्णिमा को पढ़ाया। जब वो जाने लगा तो पूर्णिमा चाय पीने की जिद करने लगी थी। वो बैठ गया। पूर्णिमा रसोई में जाकर 2 कप चाय बना लाई। चाय पीते समय पूर्णिमा की नजर किताबों के ऊपर लिखे पेन पर पड़ी तो उसने पेन उठाकर भाटिया की ओर बढ़ाया। उस समय भाटिया के हाथ में चाय का प्याला था। उसने ये सोचकर पेन सोफे पर रख दिया कि जाते समय उठा लेगा, लेकिन उसे पेन उठाने का ध्यान नहीं रहा। मदन भाटिया नरेश सेठी की कोठी से 12:15 बजे लौटा था। अगर वो सच बोल रहा था तो फिर कत्ल 12:15 बजे से 1 बजे के बीच पौन घंटे की अवधि में हुआ था। मदन भाटिया के अनुसार पूर्णिमा ने उसे चाय पिलाई थी। चाय के प्याले भी सिंक में पड़े मिले थे।
इसका मतलब ये था कि ऊपर वाली मंजिल में चाय के जो प्याले मिले थे उनमें पूर्णिमा ने मदन भाटिया के जाने के बाद किसी और के साथ चाय पी थी। रामू और मदन भाटिया को भी पुलिस संदेह से मुक्त नहीं कर सकती थी, इसलिए पुलिस ने दोनों को निगरानी में रखने का आदेश दिया। दूसरा सब इंस्पेक्टर शंकर को लेकर 10:30 बजे थाना प्रभारी के पास पहुंचा। शंकर 40-42 साल का कटे हुए बदन का व्यक्ति था। थाना प्रभारी ने शंकर से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो गत दिवस 10:15 बजे सेठी की कोठी पर पहुंचा था। उसने घंटी बजाई तो रामू की जगह पूर्णिमा सेठी ने दरवाजा खोला। उसने अंदर जाकर दूध दिया और साथ ही पिछले महीने का बिल भी। पूर्णिमा सेठी ने उसे 450 रुपए लाकर दिए। बिल 440 रुपए का था, इसलिए उसने 10 रुपए पूर्णिमा को लौटा दिए। उसके बाद वो वहां से चला गया था। मदन भाटिया के अनुसार पूर्णिमा सेठी 12:15 बजे तक सही सलामत थी, जबकि शंकर 10:15 बजे ही कोठी पर पहुंचा था। ऐसी स्थिति में उस पर शक करने की कोई तुक नहीं थी। फिर भी एहतियात के तौर पर थाना प्रभारी ने उसे भी निगरानी में रखने को कहा। पूर्णिमा की हत्या हुए 24 घंटे होने को थे। इस बीच नरेश सामान्य हो गया होगा, ये सोचकर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर को साथ लेकर उसकी कोठी पर पहुंचे। वहां पर पूर्णिमा के माता पिता और भाई भी उन्हें मिल गए। वे लोग रात को आए थे। पता चला पूर्णिमा का मायका चंडीगढ़ में था। पुलिस ने पूर्णिमा के माता पिता और भाई से बातचीत की तो उन्होंने अपने दामाद पर किसी तरह का संदेह व्यक्त नहीं किया। उनका कहना था कि नरेश पूर्णिमा को बहुत प्यार करता था। ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसकी वजह से उसे पूर्णिमा की हत्या करने की जरूरत पड़ती। पुलिस ने नरेश सेठी को एक अलग कमरे में बैठाकर पूछताछ की। उसने बताया कि गत दिवस उसे 2-3 जगह पर जाना था, इसलिए वो सुबह 9 बजे घर से निकल गया था। घर से रवाना होने के बाद वो पहले जैकी एक्सपोर्ट के मालिक नवीन खन्ना के घर ग्रेटर कैलाश गया। नवीन खन्ना के घर वो 1.25 घंटा बैठा रहा। वहां से वो आरकेपुरम स्थित अशोक बब्बर के घर गया। अशोक बब्बर की कालकाजी में बब्बर ओवरसीज के नाम से एक्सपोर्ट कंपनी थी। बब्बर के साथ वो 1 घंटे तक रहा। फिर वो ग्रीन पार्क स्थित अपने ऑफिस गया। तब तक दोपहर के 1:45 बज गए थे। 2 बजे उसे ऑफिस में ही पूर्णिमा की हत्या की सूचना मिली। नरेश की बातों को परखने के लिए पुलिस ने तीनों पतों से जानकारी कराई तो पता चला उसकी बात सच थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस नरेश को शक के दायरे से बाहर नहीं कर सकती थी। वजह ये थी कि नरेश जिन जिन जगहों पर गया था वे सब लाजपत नगर के करीब थी। दोपहर होते होते पुलिस को पूर्णिमा सेठी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। उसकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी। मृत्यु से पहले उसके साथ कुकर्म या सहवास नहीं हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिमा की मृत्यु 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में हुई थी। नरेश की कोठी से ना तो कोई सामान गायब था, ना पूर्णिमा के साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ था। फिर हत्या क्यों की गई, इस मुद्दे पर पुलिस बुरी तरह से उलझकर रह गई। कोई राह नहीं सूझी तो पुलिस ने रामू के कमरे की खिड़की के नीचे गली में मिले चूड़ी के टुकड़ों को जांच का मुद्दा बनाया। सारे टुकड़ों को जोड़ा गया तो 2 चूड़ियों के मॉडल तैयार हुए। पुलिस ने चूड़ियों के इन मॉडलों की नाप को पूर्णिमा के हाथों में मिली चूड़ियों से मिलाया तो ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मॉडल वाली चूड़ियों की साइज पूर्णिमा की चूड़ियों से काफी छोटी थी। संदेह होने पर पुलिस ने नरेश सेठी की कोठी पर जाकर वार्डरोब में रखी पूर्णिमा की कांच की चूड़ियां देखी। उन चूड़ियों में वास्तव में लाल रंग की कोई चूड़ी नहीं थी। साइज भी घटनास्थल पर मिली चूड़ियों से बड़ा था। इससे ये बात साफ हो गई कि खिड़की के बाहर गली में मिले चूड़ियों के टुकड़े पूर्णिमा के नहीं थे। पुलिस के 3 बार पूछने पर भी नरेश सेठी ने यह बात साफ नहीं की कि पूर्णिमा मुंबई किस लिए जा रही थी। ये जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। रामू उस परिवार में पिछले 11 साल से नौकरी कर रहा था। ये सोचकर कि उसे परिवार के सभी महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी रहती होगी, पुलिस ने रामू से पूछताछ करने की सोची। इस बारे में रामू ने बताया कि मुंबई में मैडम के एक कजिन परवीन चड्डा का काफी बड़ा कारोबार है। उनके कारोबार में मैडम स्लीपिंग पार्टनर थी। वो उन्हीं के पास मुंबई आती जाती थी। कितने कितने दिनों के अंतराल में जाती थी। पुलिस ने पूछा तो रामू ने बताया कि वो महीने में 1-2 बार मुंबई जरूर जाती थी और 3-4 दिन में लौट आती थी। इतना ही नहीं, कभी कभी परवीन चड्डा भी दिल्ली आते रहते थे। वो हमेशा होटल में ठहरते थे। पुलिस के पूछने पर रामू ने यह भी बताया कि नरेश सेठी मैडम के बार बार मुंबई आने जाने से खुश नहीं थे। इस बात को लेकर दोनों में 1-2 बार झगड़ा भी हुआ था।
ये बात पता चलते ही पुलिस ने नरेश सेठी को बुलाया। उससे परवीन चड्ढा के बारे में पूछा तो वो थोड़ी झुंझलाहट में बोला, मैं उस शख्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उससे मेरा ना तो कोई सरोकार था और ना है, लेकिन तुम्हारी पत्नी का तो था। वो उसके पास महीने में 2-2 बार जाती थी। नरेश सेठी कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, आप परवीन चड्ढा को इस केस में ना घसीटे तो ठीक रहेगा। इससे हमारी बदनामी हो सकती है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो मुंबई से यहाँ आकर पूर्णिमा का कत्ल कभी नहीं कर सकता। इसकी उसे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पूर्णिमा ने उसकी बहुत मदद की थी। नरेश सेठी की बातों से पुलिस समझ गई कि पूर्णिमा और परवीन चड्ढा के बीच चाहे जो भी रिश्ता रहा हो, उसे नरेश सेठी पसंद नहीं करता था। पुलिस नरेश को लेकर उसकी कोठी पर गए तो उसके बेडरूम और ड्राइंग रूम में लगे फोन के पास रखी मैसेज की स्लिप चेक की। बेडरूम के फोन वाली स्लिपों में पुलिस को एक काम का टेलीफोन नंबर मिल गया। इस नंबर के साथ 311 लिखा था। पुलिस ने उस नंबर पर फोन मिलाया तो वो नंबर दिल्ली के एक होटल का था। पुलिस के समझ में आ गया कि 311 नंबर इसी होटल के एक कमरे का है। थाने में लौटकर थाना प्रभारी ने एक सब इंस्पेक्टर को बुलाकर कहा कि वो उस होटल के रिकॉर्ड से पता लगाए कि कमरा नंबर 311 में 1 और 2 तारीख को कौन ठहरा था। वो कब होटल आया और कब गया, क्या उसके साथ कोई महिला भी थी। सब इंस्पेक्टर ने वापस आकर जो कुछ बताया वो थाना प्रभारी की आशा के अनुरूप था। पता चला उस कमरे में 30 तारीख से 2 तारीख की शाम तक परवीन चड्ढा ठहरा था। साथ में एक औरत भी थी जिसे उसने अपनी पत्नी बताया था। परवीन चड्ढा ने अपना नाम पता सही लिखा था। आगमन की जगह उसने मुंबई लिखा था और जाने की जगह चंडीगढ़। परवीन दिल्ली आया हो और पूर्णिमा से ना मिला हो, ऐसा संभव नहीं था। परवीन चड्ढा के बारे में जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने शंकर और मदन भाटिया को इस चेतावनी के साथ जाने दिया कि वो पूछताछ के लिए दिल्ली में ही उपलब्ध रहे। रामू की स्थिति अभी साफ नहीं थी। परवीन चड्ढा का मुंबई और चंडीगढ़ का पता नरेश सेठी से मिल गया था। थाना प्रभारी ने उसी रात उसकी तलाश में 2 जगह पुलिस पार्टियां भेजी। चंडीगढ़ गई पुलिस पार्टी दूसरे दिन परवीन चड्ढा को साथ लेकर दिल्ली लौट आई। उसके साथ ही उसकी पत्नी परमजीत कौर भी थी। वो दोनों काफी घबराए हुए थे। परवीन चड्ढा कुछ दुखी और कुछ परेशान सा लग रहा था। थाना प्रभारी ने सबसे पहले परमजीत कौर की चूड़ियों का साइज चेक किया। परमजीत कौर का साइज भी बड़ा था। घटना स्थल पर मिली चूड़ियां उसकी भी नहीं थी। ये देखकर थाना प्रभारी को आश्चर्य हुआ। परवीन और परमजीत से बातचीत के बाद ये बात तो साफ हो गई कि होटल में वो दोनों ही कमरा नंबर 311 में ठहरे थे। थाना प्रभारी ने परमजीत से पूछा, आप पूर्णिमा सेठी को जानती थी? हाँ, सालों पहले 2-3 बार मुलाकात हुई थी, परमजीत कौर ने बताया। तो थाना प्रभारी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वो तो हर महीने मुंबई जाती थी, क्या आपके घर पर नहीं ठहरती थी? नहीं, उसने जवाब दिया। वो आप लोगों के व्यवसाय में स्लीपिंग पार्टनर थी। स्लीपिंग पार्टनर? परमजीत ऐसे चौंकी जैसे थाना प्रभारी ने कोई अनहोनी बात कह दी हो। थाना प्रभारी और परमजीत कौर की इन बातों से परवीन चड्ढा के चेहरे का रंग उतर गया था। वो नजरें झुकाए बैठा था। थाना प्रभारी ने परमजीत से एक सवाल और पूछा, आपको मालूम है आपके पति 1 और 2 तारीख को दिल्ली में पूर्णिमा सेठी से मिले थे? नहीं, ये बात मेरी जानकारी में नहीं है। थाना प्रभारी ने परवीन को समझाते हुए कहा, मिस्टर चड्ढा, आपकी प्रेमिका का कत्ल हो चुका है। हमें संदेह है कि कत्ल में आप शामिल है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो हमें सारी बातें साफ साफ बता दे। परवीन चड्ढा की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। उसके एक ओर पुलिस थी, दूसरी ओर बीवी। चेहरे का रंग उड़ जाना स्वाभाविक था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन बोलना उसकी मजबूरी थी। परवीन चड्ढा ने जो कुछ बताया उसका सार ये था कि पूर्णिमा और परवीन दोनों सहपाठी रहे थे। शादी से पहले दोनों न केवल एक दूसरे को जानते थे बल्कि प्यार भी करते थे। उनकी शादी भी हो जाती, लेकिन परवीन चड्ढा को 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने इंग्लैंड जाना पड़ा। इसी बीच पूर्णिमा के पिता ने उसकी शादी नरेश सेठी के साथ कर दी। इस शादी का पूर्णिमा ने विरोध भी किया था, लेकिन अपनी माँ और दिल्ली वाली मौसी के दबाव की वजह से उसे झुकना पड़ा था। मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद परवीन भारत लौटा तो उसने पूर्णिमा को उसकी बेवफाई के लिए ताना दिया। पूर्णिमा ने बताया कि उसने नरेश से अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। इंग्लैंड से लौटने के बाद परवीन को मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई।
उसने चंडीगढ़ की एक लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद उसने पूर्णिमा सेठी से मिलना जुलना बंद नहीं किया था। पूर्णिमा के पति का आयात निर्यात का काफी बड़ा कारोबार था। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। पूर्णिमा का जब भी मन होता वो परवीन से मिलने के लिए मुंबई चली जाती थी। नरेश सेठी की मां की मृत्यु उसकी शादी से पहले ही हो चुकी थी। 2 साल बाद पिता भी चल बसे। ले देकर नरेश सेठी का एक ही बड़ा भाई था जो अमेरिका में रहता था। परवीन को नौकरी करते हुए अभी 3 साल हुए थे कि पूर्णिमा ने उसे कोई अपना व्यवसाय करने की राय दी। उसने उससे ये भी कहा कि वो उसकी आर्थिक मदद भी करेगी। कुछ पैसा परवीन चड्ढा के पास था, कुछ पूर्णिमा ने दिया। कुछ पैसा उसने बैंक से कर्ज लेकर भांडुप पश्चिम मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने की फैक्ट्री लगा ली, लेकिन इस फैक्ट्री से उसे इतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसका नतीजा ये हुआ कि परवीन चड्ढा की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। पूर्णिमा नरेश से परवीन चड्ढा को अपना कजिन बताती थी। उसने परवीन चड्ढा के कारोबार में स्लीपिंग पार्टनर होने की बात भी बताई थी। नरेश सेठी चूंकि अपने कारोबार में बेहद व्यस्त रहता था, इसलिए उसने हमेशा उसी बात पर यकीन किया जो पूर्णिमा ने कही थी। पूछताछ में परवीन चड्ढा ने ये बात स्वीकार की कि पूर्णिमा उससे मिलने मुंबई जाती थी और होटल में ठहरती थी। उसने ये भी माना कि 30 जुलाई को दिल्ली आते ही उसने पूर्णिमा को फोन किया था। उसने बताया कि वो 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को पूर्णिमा से उसकी कोठी पर ही जाकर मिला था। वहीं पर पूर्णिमा का 5 अगस्त को मुंबई जाने का प्रोग्राम बना था। परवीन चड्ढा के अनुसार परमजीत कौर को चंडीगढ़ छोड़ते हुए उसे भी 5 अगस्त को मुंबई पहुंचना था। परवीन चड्ढा ने बताया कि पूर्णिमा के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने ये भी बताया कि पूर्णिमा उसे तन मन धन हर तरह से चाहती थी। ऐसी हालत में वो उसका बुरा कैसे सोच सकता था। अगर परवीन चड्ढा सच बोल रहा था तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसे पूर्णिमा का कत्ल करने की जरूरत पड़ती। इस मामले में जितने भी लोग संदिग्ध हो सकते थे, पुलिस ने एक एक करके सभी से पूछताछ कर ली थी। फिर भी पुलिस हत्यारे की छाया तक को नहीं छू पाई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हत्यारा कौन है। थाना प्रभारी ने परवीन चड्ढा से पूछा कि 31 जुलाई और 1 व 2 अगस्त को जब वो पूर्णिमा से मिलने गया था तब उसे नरेश सेठी ने तो नहीं देखा था। नरेश सेठी ने तो नहीं, लेकिन 3 अगस्त को जब वो कोठी से बाहर जा रहा था तो रामू उसे जरूर मिला था। वो उसी समय कहीं से लौटा था। परवीन चड्ढा की इस बात से थाना प्रभारी को लगा कि कहीं नरेश ने ही तो पूर्णिमा की हत्या नहीं की। हो सकता है चूड़ियों के टुकड़े उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए फेंके हो। थाना प्रभारी ने रामू से पूछा कि उसने 3 अगस्त को परवीन चड्ढा को कोठी से बाहर निकलते देखा था। क्या ये बात उसने नरेश को बताई थी? रामू ने बताया कि 3 अगस्त को मैडम ने मुझे 11 बजे टेलीफोन का बिल जमा कराने भेजा था। बिल जमा करने में काफी देर लगी। मैं 12:30 बजे जब वापस लौटा तो परवीन चड्ढा कोठी से निकल रहे थे। नरेश सेठी ने मुझे निर्देश दे रखा था कि कभी परवीन चड्ढा दिखाई दे तो बताना। परवीन चड्ढा कई बार कोठी पर आए थे, मैं उन्हें पहचानता था, इसलिए ये बात मैंने मालिक को बता दी। रामू की बात से पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि पूर्णिमा की हत्या उसके पति ने ही की है। लेकिन समस्या ये थी कि नरेश सेठी के खिलाफ पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके बूते पर उसे गिरफ्तार कर सकते। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो थाना प्रभारी ने नरेश सेठी के बेडरूम की तलाशी लेने का निश्चय किया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर को लेकर नरेश सेठी की कोठी पर पहुंचा और उससे बातचीत करने के बाद तलाशी लेने की इच्छा जाहिर की। उसने इसमें कोई आपत्ति नहीं की। नीचे की दोनों बेडरूम, उनकी सेल्फों और अलमारियों में पुलिस को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसके आधार पर कोई कड़ी जुड़ पाती। ऊपर वाले बेडरूम में भी पुलिस को कोई खास चीज नहीं मिली। ऊपर वाले बेडरूम में अलमारी के ऊपर लोहे का पुराना संदूक रखा था। पुलिस ने वो संदूक उतरवाने को कहा तो नरेश सेठी बोला, इस संदूक में माँ के पुराने कपड़े हैं, चाबी भी पता नहीं कहाँ होगी, उसे छोड़िए, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। नरेश सेठी की इस बात पर थाना प्रभारी को शक हुआ। थाना प्रभारी ने वो संदूक उतरवा लिया और उससे चाबी मांगी। वो बोला, ये संदूक माँ की मौत के बाद से यूं ही बंद है, चाबी पता नहीं कहाँ होगी। वैसे भी चाबियां पूर्णिमा के पास ही रहती थी। कोई और चारा न देखकर थाना प्रभारी ने संदूक का ताला तोड़वा दिया। उस संदूक में सबसे ऊपर बिना तय किया शादी का लाल जोड़ा कुछ इस तरह से रखा था जैसे जल्दी में रखा गया हो।
संदूक के अंदर गहने वगैरह तो नहीं थे, अलबत्ता सूखे फूलों की पत्तियां, कुछ पुराने कपड़े और एक पुरानी सफेद चादर थी। उसी संदूक पर पुलिस को वो सबूत भी मिल गया जिसके आधार पर कह सकते थे कि हत्यारा कौन है। वो सबूत था लाल रंग की दर्जन भर से ज्यादा चूड़ियां। ये चूड़ियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चूड़ियों के टुकड़े खिड़की के बाहर मिले थे। थाना प्रभारी ने संदूक के अंदर से चूड़ियां निकालकर हाथ में ले ली तो नरेश सेठी के चेहरे का रंग उतर गया। पूर्णिमा की मां अभी दिल्ली में ही थी। थाना प्रभारी ने शादी का जोड़ा और चूड़ियां उसे दिखाई तो उसने बताया कि शादी का जोड़ा और चूड़ियां पूर्णिमा की ही थी। उसके अनुसार 10 साल पहले जब पूर्णिमा की शादी हुई थी तो वो बहुत दुबली पतली थी, तब उसके हाथ में उसी साइज की चूड़ियां आती थी। इसके बाद नरेश समझ गया कि अब कुछ भी छिपाना व्यर्थ है। उसने स्वयं ही सब कुछ कह डाला। नरेश सेठी ने बताया कि पूर्णिमा को वो बहुत प्यार करता था। शादी के बाद शुरू के 6 साल उसने पूर्णिमा के साथ बड़े आराम और प्रेम के साथ गुजारे। इस बीच उसके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ। तब तक उसे पूर्णिमा और परवीन चड्ढा के संबंधों या प्रेम की कोई बात पता नहीं थी। यही वजह थी कि जब पूर्णिमा ने परवीन के व्यवसाय में पैसा लगाया तो भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। नरेश के अनुसार पूर्णिमा पर उसे संदेह तब हुआ जब 4 साल पहले रामू ने एक दिन बताया कि परवीन चड्ढा उसके पीछे कोठी पर आता है और कई घंटों तक वहां पर रहता है। पूर्णिमा उस वक्त किसी न किसी बहाने से उसे कहीं भेज देती थी। उस समय मेरा बेटा भी दिल्ली में ही था। उसने भी मुझे ये बात बताई। ये पता चलने के बाद भी मैंने पूर्णिमा पर शक नहीं किया। बाद में जब बेटा मसूरी चला गया और पूर्णिमा हर महीने मुंबई जाने लगी तो मैंने टोका टाकी शुरू की। लेकिन जब जब मैंने कुछ कहा पूर्णिमा मुझसे लड़ बैठती कि मैं बिना वजह उस पर शक करता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो मुंबई के चक्कर पर चक्कर लगाती रही और मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी जानकारी के हिसाब से पूर्णिमा ने परवीन चड्ढा के व्यवसाय में 20 लाख रुपए लगाए थे। ये अलग बात थी कि उस व्यापार से पूर्णिमा को लाभ की कोई राशि कभी नहीं मिली थी। इस समय फरवरी में इत्तेफाक से पूर्णिमा की एक व्यक्तिगत डायरी मेरे हाथ लग गई। उस डायरी में पूर्णिमा ने उस रकम का ब्यौरा लिख रखा था जो उसने परवीन चड्ढा को दी थी। मैंने टोटल किया तो पता चला कि ये रकम 40 लाख थी। नरेश ने पुलिस को बताया कि उस दिन वो काफी गुस्से में था। कोठी के अंदर पहुंचा तो बाहर का गेट खुला पड़ा था। नीचे की मंजिल के दरवाजे भी खुले हुए थे। पूर्णिमा नीचे नहीं दिखी तो वो ऊपर गया। ऊपर ड्राइंग रूम की मेज पर रखे 2 प्याले देखते ही नरेश समझ गया कि चड्ढा ही आया था। उसने देखा पूर्णिमा ऊपर वाले बेडरूम में पुराना संदूक खोले बैठी थी और उसका सामान सहेज रही थी। नरेश गुस्से में तो था ही। उसने पूर्णिमा से पूछा कि उस संदूक को क्यों खोले बैठी है, लेकिन उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। चड्ढा के बारे में भी उसने जुबान नहीं खोली। इस पर नरेश ने संदूक का सारा सामान उलट पलट कर देखा तो उसे पत्रों का एक बंडल मिला। नरेश से बंडल खोलना चाहा तो पूर्णिमा उलझ गई। उसने पत्रों का बंडल नरेश के हाथों से छीनने की कोशिश की। नरेश गुस्से में था और पूर्णिमा डरी हुई। जब वो नहीं मानी तो नरेश ने उसे बेड पर गिराया और उसकी चुन्नी से ही उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मर चुकी थी। पूर्णिमा का शव बेड पर पड़ा था। बेड पर ही सामान भी फैला हुआ था। सामान संदूक में भरने के बाद बेड को झाड़ना जरूरी था। सोच विचार कर नरेश पूर्णिमा के शव को रामू के कमरे में डाल आया और सारा सामान संदूक में भर दिया। पूर्णिमा से गुत्थम गुत्था होने की वजह से बेड पर सामान के साथ पड़ी कुछ चूड़ियां टूट गई थी। उनके टुकड़े बिनकर नरेश ने रामू के कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिए। दरअसल जिस बेडरूम में नरेश ने पूर्णिमा का गला घोंटा था उसकी खिड़की साइड वाली गैलरी में खुलती थी, जबकि रामू के कमरे की खिड़की गली में खुलती थी। इसलिए उसने चूड़ियां वहां से फेंकी थी। संदूक में सामान भरने के बाद नरेश ने संदूक अलमारी के ऊपर रख दिया और डबल बेड की चादर झाड़कर बिछा दी। पत्रों का बंडल साथ लिया और बिना एक पल भी गवाए कोठी से बाहर निकल गया। ये सारा काम 15 मिनट में निपट गया था। ये इत्तेफाक ही था कि किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा था। नरेश ने आगे बताया कि कोठी से निकलकर वो अंजलि एक्सपोर्ट के ऑफिस गया और वहां लगभग पौने घंटे बैठकर अपने ऑफिस चला गया था। पूर्णिमा के कत्ल की पूरी कहानी पता चल चुकी थी। पुलिस ने नरेश को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने ऑफिस से पत्रों का पुलिंदा भी बरामद करवा दिया था। ये पत्र वे थे जो पूर्णिमा ने लंदन और मुंबई के पतों पर शादी से पहले और बाद में परवीन चड्ढा को लिखे थे।
पत्रों के हिसाब से उन दोनों में बहुत प्यार था। प्यार ही नहीं, शारीरिक संबंध भी थे। रामू पर भी धारा 201 का अपराध बनता था। इसलिए पूछताछ करने के बाद पुलिस ने नरेश सेठी और रामू को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।